हमने टाइप ऑफ रिलेशन में डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशंस देखे थे कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, इवन इक्विवेलेंस रिलेशन भी हमने देखा कि क्या होता है। उसी सीरीज में एक रिलेशन है जिसको हम पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बोलते हैं और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बुलियन अलजेब्रा में। हम बुलियन अलजेब्रा का बेसिक हम मान सकते हैं कि इट इज अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, क्योंकि यहीं से ये इसकी लॉजिक्स डेवलप होनी शुरू होती है। पहले पार्शियली ऑर्डर सेट पढ़ते हैं, एक सेट जिसके ऊपर एक पार्शियल रिलेशन डिफाइंड हो, तो उस कॉम्बिनेशन को हम पार्शियली ऑर्डर्ड सेट बोलते हैं। पार्शियल ऑर्डर सेट के बाद टोटली ऑर्डर सेट होता है, उसके बाद लैटिस होता है और लैटिस के बाद फिर बुलियन अलजेब्रा होता है। तो यदि बुलियन अलजेब्रा हमें पढ़ना है तो पहले हमें इन चीजों को समझना पड़ता है। तो आज की क्लास जो है वो हम पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के ऊपर फोकस्ड है और इस क्लास में हम सिर्फ पार्शियल ऑर्डर के जो बेसिक्स हैं सिर्फ उसे ही कवर करेंगे। हम पहले पढ़ेंगे इनके डिफिनीशन को, डिफिनीशन क्या होता है, उसके बाद हम हैश डायग्राम के ऊपर आएंगे, पार्शियल ऑर्डर सेट का हैश डायग्राम क्या होता है, उसके बाद टोटल ऑर्डर क्या होता है, फिर पार्शियल ऑर्डर और टोटल ऑर्डर के बीच में क्या डिफरेंस है उसे देखेंगे। फिर कुछ रिलेटेड टर्म्स है पार्शियल ऑर्डर सेट के, जैसे कि लीस्ट एलिमेंट क्या होता है किसी पार्शियल ऑर्डर सेट में, ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होता है, मैक्सिमल एलिमेंट क्या होता है, मिनिमल एलिमेंट क्या होता है। उसके बाद हम सुप्रीमम और इन्फीमम इसके ऊपर आएंगे। तो इसके इस तरह से सिर्फ हम बेसिक्स को कवर करेंगे। पार्शियल ऑर्डर के जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इस रिलेटेड थ्योरम्स को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डिफिनीशन से। Let R be a relation on a set A। तो इसका मतलब क्या है, R जो है A क्रॉस A का सबसेट है। Then R is called a partial order relation, partial order relation if first R is रिफ्लेक्सिव। R को क्या होना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव होना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव किसको कहते हैं, x कॉमा x बिलोंग्स टू R फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A। दूसरा क्या है, R इज एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक कहने का मतलब क्या है कि इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू R एंड वाई एक्स बिलोंग्स टू R implies x is equal to y। इसके बाद जो थर्ड है वो है R is ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव कहने का मतलब क्या है, इफ x y belongs to R and y z belongs to R, this implies x z belongs to R। तो ये जो तीन है ये हम पहले भी देख चुके हैं, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, एंटीसिमेट्रिक क्या होता है और ट्रांजिटिव क्या होता है, इसके एग्जांपल्स भी देखे। यदि ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, एंटीसिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो तो उस तरह के रिलेशन को हम पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहते हैं। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का एक स्पेशल सिंबल भी है, यूजुअली अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, partial order relation is denoted by less than equal to symbol। इस सिंबल से हम जनरल दिखा रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि लेस देन इक्वल टू जो है वो इन तीनों प्रॉपर्टी को किस नंबर सिस्टम में सेटिस्फाई करता है, तो इसीलिए हम यही यूज करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये यूज करते इसका मीनिंग है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन सिर्फ यही हो सकता है, लेस देन इक्वल टू। हम एग्जांपल देखेंगे और भी तरह के जिसमें लेस देन इक्वल टू को छोड़ के भी जो रिलेशन है वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हो सकते हैं। चलिए अब इनके इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आता है वो पार्शियली ऑर्डर्ड सेट का आता है। हम देखते हैं पार्शियली ऑर्डर्ड सेट क्या होता है। हम आते हैं डिफिनीशन पार्शियली ऑर्डर्ड सेट के ऊपर। सपोज करते हैं लेट ए बी अ सेट एंड आर बी अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। आर की जगह हम रिलेशन को लेस देन इक्वल टू से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसको लेस देन इक्वल टू लिखते हैं। एंड बी अ partial order relation, be a partial order relation on A।
then the pair A with the partial order relation is termed as a partially ordered सेट. इसी को हम पोसेट बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में पोसेट बोलते हैं, और एन ऑर्डर्ड सेट और एन ऑर्डर्ड सेट, या तो पार्शियल ऑर्डर सेट बोलते हैं या फिर ऑर्डर सेट बोलते हैं. तो यहाँ पे समझ में आ रहा है, एक सेट ए है और एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, और इसको हम बोलते हैं, इस कॉम्बिनेशन को पार्शियली ऑर्डर्ड सेट. अब एक सेट के ऊपर एक से ज्यादा रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं. उस केस में अलग अलग रिलेशन में अलग अलग पार्शियली ऑर्डर्ड सेट बनेगा. मतलब एक सेट एक रिलेशन के साथ एक पार्शियल ऑर्डर सेट बना, सेट सेम रखें, रिलेशन बदल दिए तो पार्शियल ऑर्डर सेट बदल गया, और रिलेशन सेम रखे सेट बदल दिए तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन पार्शियली ऑर्डर सेट बदल गया. तो ये तो बहुत ही सिंपल है. ये एक पेयर होता है. यदि हम सिंपली लिखें ए इज अ पार्शियली ऑर्डर सेट, तो वहां पर जो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है वो अंडरस्टूड है. तो ये हो गया. अब एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं. एग्जाम्पल्स के बगैर क्लियर नहीं होगा. हम सपोज करते हैं, लेट z इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी कि इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन. और रिलेशन लेते हैं लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू. तो ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन के रिस्पेक्ट में ये एक पार्शियली ऑर्डर्ड सेट होगा. हम बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं. एग्जांपल नंबर 1 है ये. हम इसको चेक कर सकते हैं कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, या फिर हम किसी भी ए के लिए इसको यदि शो करना हो तो हमें क्या क्या शो करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिविटी. रिफ्लेक्सिविटी क्या कहता है कि x इज लेस देन इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू z, यानी कि लेस देन इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इन z, दैट इज लेस देन इक्वल टू इज रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव इन z, रिफ्लेक्सिव हो गया. सिमेट्रिक क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक. सिमेट्रिसिटी, एंटी सिमेट्रिसिटी क्या कहता है, इफ x is less than equal to y and y is less than equal to x in z, then x is equal to y होता है. ये हमने देखा हुआ है. यदि कोई दो इंटीजर्स की बात करें, यदि x लेस देन इक्वल टू y हो और y लेस देन इक्वल टू x हो, तो उस केस में x को y के इक्वल होना पड़ेगा. तो इस एंटी सिमेट्रिसिटी को भी होल्ड कर रहा है, दैट इज लेस देन इक्वल टू इज एंटी सिमेट्रिक इन z. z में एंटी सिमेट्रिक होता है. और ट्रांजिटिविटी भी हम देख सकते हैं. ट्रांजिटिविटी की बात करें कि इफ x is less than equal to y and y is less than equal to z in z, then x is less than z in z. z में हमने ये प्रॉपर्टी भी देखा, ये होल्ड करता है. हेंस ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी है. तो ये तीनों होने के कारण लेस देन इक्वल टू एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है z के ऊपर, यानी कि z जो है, z पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के रिस्पेक्ट में लेस देन इक्वल टू पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के रिस्पेक्ट में एक पार्शियली ऑर्डर्ड सेट बनाता है. एक एग्जांपल हो गया. एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2. एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3. तो यहाँ पर हम लिखते हैं, एक सेट लेते हैं S. ये ले रहे हैं डिवाइजर्स ऑफ 30. डिवाइजर्स ऑफ 30 क्या है, 1 2 3 5 6 10 15 30. और एक सेट ले रहे हैं यहाँ पर हम सेट ले रहे हैं अपने मर्जी से ले लेते हैं कुछ भी, 2 3 6 8 9
12, 18, 24। तो ये हम कोई सेट हम ऐसे ले रहे हैं और रिलेशन ले रहे हैं a इज लेस देन इक्वल टू b इफ एंड ओनली इफ a डिवाइड्स b। इसको क्या पढ़ेंगे, a डिवाइड्स b। यहाँ पर भी सेम रिलेशन लेते हैं, a लेस देन इक्वल टू b इफ एंड ओनली इफ a डिवाइड्स b। अब इस रिलेशन के रिस्पेक्ट में हम देखना चाहते हैं कि ये पार्शियल ऑर्डर है, पार्शियली ऑर्डर सेट होता है नहीं, यानी कि ये जो रिलेशन है इस सेट S के ऊपर एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है या नहीं। तो इसे देखने के लिए हमें क्या सारी चीजें चेक करनी पड़ेगी, ये रिफ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं। हम जानते हैं x इज लेस देन इक्वल टू x फॉर ऑल x, या हम ऐसे लिख सकते हैं रिफ्लेक्सिबिलिटी के लिए दोनों के लिए प्रूफ सेम ही होगा। रिफ्लेक्सिबिलिटी के बात है, रिफ्लेक्सिबिलिटी दोनों के लिए प्रूफ एग्जैक्ट सेम होगा। हम देखते हैं कैसे। रिफ्लेक्सिबिलिटी हम जानते हैं कि x इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू s। s ये लेने चाहिए, ले दोनों के लिए ट्रू है। दिस इंप्लाइज x डिवाइड x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। डिवीजन का मतलब क्या है कि कोई नंबर a b को डिवाइड करेगा, मतलब b को a इंटू क्यू के फॉर्म लिखना चाहिए, जहां पर q जो है कोई इंटीजर है। तो इस फॉर्म में यदि लिख पाते हैं मतलब b जो है a का मल्टीपल यानी a b को डिवाइड कर रहा है, तो हम इसको लिख दिए x इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स। इसका मतलब है x x को डिवाइड कर रहा है फॉर ऑल x। इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज x इज लेस देन इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। दिस इंप्लाइज लेस देन इज रिफ्लेक्सिव। s में क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। रिफ्लेक्सिवनेस, रिफ्लेक्सिव की बात आता है एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक ये एंटीसिमेट्रिसिटी, एंटीसिमेट्रिसिटी के ऊपर आते हैं। तो सपोज करते हैं लेट x लेस देन इक्वल टू y एंड y लेस देन इक्वल टू z इन s। s के अंदर हम ऐसे दो एलिमेंट ले रहे हैं, y लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू y एंड y लेस देन इक्वल टू x इन s। इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज x डिवाइड्स y एंड y डिवाइड्स x इन s। इसका मतलब क्या, यदि x y को डिवाइड करेगा तो y इज इक्वल टू x q1 होगा, एंड यहाँ पर x y को डिवाइड कर रहा है तो y इक्वल टू x q1 लिखेगा, वहाँ y x को डिवाइड कर रहा है तो x इज इक्वल टू y q2 होगा फॉर सम इंटीजर, q1 एंड q2। किसी दो इंटीजर q1 q2 के लिए ऐसा ट्रू होगा। सो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू इसमें डालते हैं या y की वैल्यू इसमें डाल देते हैं। इसको हम 1 और इसको हम 2 सपोज करते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, हमारे पास क्या मिला, इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू y q2 इज इक्वल टू y की जगह हम क्या लिखें, x q1 एंड q2। इससे क्या रिजल्ट मिला, इससे हम देखते हैं, दिस इंप्लाइज हमारे पास मिला x इज इक्वल टू q1 q2 x एंड दिस इंप्लाइज 1 माइनस q1 q2 x इज इक्वल टू 0। यदि इसको हम इक्वालिटी किधर ले आए, x कॉमन लिए तो 1 माइनस q1 q2 x इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर इंटीजर्स हैं तो दो इंटीजर का प्रोडक्ट 0 होगा। यहाँ पर x जो है s में बिलोंग कर रहा है और s में कोई भी एलिमेंट 0 नहीं है, तो दिस इंप्लाइज 1 माइनस q1 q2 इज इक्वल टू 0। क्यों, सिंस x is not equal to 0 for all x belongs to s। s में कहीं भी एक ऐसा नहीं है x जो 0 है, तो इसका मतलब है 1 माइनस q1 q2 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज q1 q2 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ गौर करने की बात है
कि Q1 और Q2 दोनों क्या है, इंटीजर है। यदि दोनों इंटीजर है तो दो इंटीजर का प्रोडक्ट 1 का पॉसिबल है, या तो Q1 और Q2 दोनों -1 हो या Q1 Q2 दोनों 1 हो। दिस इम्प्लाइज Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू आइदर 1 प्लस माइनस 1, या तो +1 हो या -1 हो। तो -1 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ y जो है, y और x दोनों s का एलिमेंट और s में कोई भी नेगेटिव नहीं है, तो ये नेगेटिव हो नहीं सकता। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, सिर्फ और सिर्फ +1। तो दिस इंप्लाइज Q1 Q2 इज इक्वल टू 1। हेंस फ्रॉम फर्स्ट क्या होगा, x इज इक्वल टू Q2 को जगह 1 लिखेंगे, x इज इक्वल टू y। फर्स्ट लिखें या सेकंड, दोनों में से x इज इक्वल टू y होगा। सो दैट इज लेस देन इक्वल टू इज एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ऑन एस के ऊपर ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। तो हमने क्या देखा कि ये जो रिलेशन है वो एंटी सिमेट्रिक दिया। अब एंटी सिमेट्रिक के बाद जो दूसरा आता है उसको बोलते हैं ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी क्या है, ट्रांजिटिविटी क्या होता है वो हम देखते हैं। इसमें हम क्या लेंगे, सपोज करेंगे लेट x इज लेस देन इक्वल टू y एंड y इज लेस देन इक्वल टू z इन s में हम दो पेयर ले रहे हैं x y और y z का, किस तरह की x लेस देन y है एंड y लेस देन z है। इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो जाता है दिस इंप्लाइज x डिवाइड्स y एंड y डिवाइड्स z, और x डिवाइड्स y होगा, यानी कि y इज इक्वल टू Q1 x लिखेंगे एंड z इज इक्वल टू Q2 y लिखेंगे। तो इससे क्या होगा, इसको हम थर्ड और इसको हम फोर्थ एज्यूम करते हैं। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ वी हैव, थर्ड एंड फोर्थ से क्या आएगा, z इज इक्वल टू Q2 और यहाँ Q1 x, यहाँ पर क्या लिखे, यहाँ पर यहाँ Q1 Q2 क्या है, वह Q1 एंड Q2 आर सम इंटीजर। तो दिस, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज x डिवाइड्स z, क्यों, यहाँ पर वेयर Q1 Q2 इज एन इंटीजर। Q1 Q2 क्या होगा, इंटीजर होगा। यदि Q1 इंटीजर है, Q2 इंटीजर है, तो Q1 Q2 भी एक इंटीजर होगा। और जब Q1 Q2 ये इंटीजर होगा, यानी कि z इज अ मल्टीपल ऑफ x, यानी x डिवाइड्स z, और ये क्या इंप्लाई करेगा, दिस इंप्लाइज दैट x इज लेस देन इक्वल टू z। इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज लेस देन इक्वल टू इज ट्रांजिटिव इन एस। एस में क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो हमने देखा ये तीनों प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिविटी, एंटीसिमेट्रिसिटी और ट्रांजिटिविटी, ये तीनों होल्ड कर रहा है। तो हम हेंस एस इज एस इक्विट विद दिस पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इज अ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। तो 2 और 3 दोनों हमारा पार्शियली ऑर्डर्ड सेट हो गया। हम आते हैं हैश डायग्राम के ऊपर। हैश डायग्राम क्या होता है, तो हैश डायग्राम किसी पार्शियल ऑर्डर सेट का हम ड्रॉ करेंगे, और पार्शियल ऑर्डर सेट में हैश डायग्राम ड्रॉ करने के लिए एक टर्म यूज होगा कवर का। तो हम कवर के बारे में पढ़ते हैं, कवर किसको बोलते हैं। सपोज करते हैं लेट एस इज अ कोसेट, ये कोई पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है। लेट ए एंड बी बी टू एलिमेंट्स ऑफ एस, एस का कोई दो एलिमेंट है। देन we say that B covers A
सिंबॉलिकली सिंबॉलिकली हम इसे क्या लिखते हैं, यहाँ दो लेस देन का साइन देते हैं और ए कवर्स बी इसको बोलते हैं। हम बोलेंगे बी कवर्स ए या ए इज कवर्ड बाय बी, बी कवर्स ए या ए इज कवर्ड बाय बी इफ, पहली बात, पहला ए लेस देन इक्वल टू बी, पहला तो ए को बी से छोटा होना पड़ेगा लेस देन इक्वल टू, और जो दूसरा है छोटा होने का सेंस क्या है, ये जो रिलेशन पार्शियल रिलेशन उससे रिलेटेड हो, ए लेस देन इक्वल टू बी। यहाँ पर रिलेशन डिवाइड का था तो ए डिवाइड्स भी यहाँ हो जाता है, मतलब ये जो रिलेशन है इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। एंड और एक दूसरा चीज है वो कहता है कि इफ a is less than equal to c is less than equal to b implies either a is equal to c or b is equal to c for any c belongs to s। यदि कोई ऐसा c मिले जो a और b के बीच में हो, इन द सेंस कि a is less than equal to c and c is less than equal to b, देन आइदर ए इज इक्वल टू सी हो या फिर बी इज इक्वल टू सी हो, मतलब कि ए और सी के बीच में कोई दूसरा एलिमेंट नहीं आना चाहिए। यदि ऐसा होगा, यदि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करे, तब हम बोलते हैं कि बी कवर्स ए या ए इज कवर्ड बाय बी। तो ये कवर का डिफिनेशन था। अब आते हैं हैश डायग्राम क्या होता है। ये डिफिनेशन क्या है, कवर का डिफिनेशन है। तो जब भी हमें हैश डायग्राम डिफाइन करना हो तो सबसे पहले हम कवर को डिफाइन करते हैं। हम आते हैं डिफिनेशन ऑफ हैश डायग्राम। द हैश डायग्राम, द हैश डायग्राम ऑफ अ फाइनाइट कोसेट पार्शियली ऑर्डर्ड सेट एस लेस देन इक्वल टू, ये कोई फाइनाइट पार्शियल ऑर्डर सेट के लिए है। हैश डायग्राम हम फाइनाइट पार्शियल ऑर्डर सेट का ही बनाते हैं, इनफाइनाइट का पॉसिबल नहीं है। तो finite order set, finite partially ordered set is a graphical representation of the poset in the following manner। ठीक है, पहला क्या, कैसे होना चाहिए, तो S के जो एलिमेंट्स हैं दे आर रिप्रेजेंटेड एज नोड्स या वर्टाइसेस इन अ प्लेन। द एलिमेंट्स ऑफ S आर represented by पॉइंट्स, इसी को हम वर्टाइसेस बोलेंगे, वर्टाइसेस इन अ प्लेन। दूसरा क्या है, ये पहला है। दूसरा कहता है कि दो एलिमेंट्स के बीच में इंटरकनेक्शन हम कैसे लिखेंगे। टू एलिमेंट्स A and B are interconnected by a line segment। एक इनको हम एक लाइन सेगमेंट से इंटरकनेक्ट करेंगे, कनेक्टेड बाय अ लाइन सेगमेंट इफ B covers A, that is A is covered by B या B covers A and B is placed higher than A in the plane। ये जो ए बी है ये पॉइंट्स हैं, तो इस पॉइंट्स का जो प्लेसमेंट होगा, यदि
बी ए को कवर कर रहा है तो ए से इसका प्लेसमेंट ऊपर होना चाहिए बी का। जो नीचे है, जो छोटा है वो नीचे रहेगा, जो बड़ा है वो ऊपर रहेगा। एक दूसरा भी वे है, हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के थ्रू होगा। मतलब यदि बी ए को कवर कर रहा है तो ए से बी की तरफ एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होगा। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि ए और बी को कनेक्ट कब करेंगे, जब उनके बीच में, जब ए जो है, बी जो है वो ए को कवर कर रहा हो। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो ज़्यादा आसान होगा। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान में है, ये दो पॉइंट्स है, इसे मैं रहने देता हूँ और इनके हैश डायग्राम जो ऊपर के जो एग्जाम्पल है, इनके हैश डायग्राम को हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम इसका हैश डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। तो 1 जो है, 1 सबसे नीचे हो गया, 1 के ऊपर क्या हो गया, 2। 1 और 2 के बीच में कोई नहीं है, 1 और 3 के बीच में भी कोई नहीं है, और 1 और 5 के बीच में भी कोई नहीं है। और फिर आते हैं 6 आते हैं, तो 2 6 को डिवाइड कर रहा है और 2 और 6 के बीच में कोई नहीं है, जो कि 2 जिसको डिवाइड करे और फिर वो क्वांटिटी 6 को डिवाइड करे। फिर 3 और 6 के बीच में कोई नहीं है, एंड देन 5 6 को डिवाइड नहीं कर रहा है, इसको हम यहाँ नहीं लिख सकते। इसके बाद 10 है तो 2 और 5, इसके बाद 15 है तो 3 एंड 15, इसके बाद एक है 30 बच रहा है, 6 3। तो ये हैश डायग्राम हो गया इन तीनों का। तो ये ध्यान रखना है कि 1 जो है 2 1 को कवर कर रहा है, 3 भी 1 को कवर कर रहा है, 5 भी 1 को कवर कर रहा है। तो 1 का प्लेसमेंट इन तीनों से नीचे होना चाहिए, इन अदर वर्ड्स 2 3 एंड 5 1 से एबव होना चाहिए। तो 1 से एबव होना चाहिए, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, 1 यहाँ लिखे, 2 यहाँ लिखे, 3 यहाँ लिखे, 5 यहाँ लिखे, बस 1 से ऊपर होना चाहिए। अब 6 जो है, 6 को हम यहाँ लिखते हैं क्योंकि 6 जो है 2 और 3 दोनों को कवर कर रहा है, तो ये 2 और 3 दोनों से ऊपर होना चाहिए, यहाँ नहीं लिख सकते। अब 10 जो है, 10 जो है वो 5 और 2 दोनों को कवर कर रहा है, तो 10 जो है 5 से ऊपर रहेगा और 2 से भी ऊपर रहेगा, तो उसको हम यहाँ लिखेंगे। तो कुछ इस तरह से होना चाहिए, इन दोनों रूल को फॉलो करना चाहिए। तो एग्जैक्ट सेम ऐसा ही बनेगा फिगर, जरूरी नहीं है, बस इन दोनों को फॉलो करना चाहिए। तो देखने में कुछ सही लग रहा है, इसलिए हम इसको इस तरह से ड्रॉ किए हैं। अब आते हैं इस सेकंड एग्जांपल के लिए हैश डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। तो इसमें क्या है, ये 2 है, 2 है, फिर 3 है, तो 2 3 दोनों में से कोई तो कवर नहीं कर रहा है, तो हम उसको कंपेरेबल, दोनों में कंपैरिजन भी नहीं है कि 2 3 को डिवाइड कर रहा है या 2 3 2 को डिवाइड कर रहा है, ऐसा नहीं है। तो इसको हम एक प्लेन में रख सकते हैं, इसमें कोई इशू, एक हाइट पे रख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अब आते हैं 6 के ऊपर। तो 6 जो है वो 2 को भी कवर कर रहा है और 3 को भी कवर कर रहा है, तो इसको 2 और 3 के ऊपर रखना पड़ेगा। फिर 8 के ऊपर आते हैं। 8 जो है, 8 2 के ऊपर रहेगा। आप 6 के बिलो भी रख सकते थे, लेकिन कोई इशू नहीं है क्योंकि 6 से बड़ा छोटा कुछ भी नहीं है। 6 और 8 एक दूसरे से कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि ना ही 6 8 को डिवाइड कर, ना ही 8 6 को डिवाइड कर रहा है। इसके बाद 9 के ऊपर आते हैं, तो 9 इज अगेन 3, 9 3 को कवर कर रहा है, 3 और 9 के बीच में कुछ नहीं है। अब आते हैं 12। तो 12 जो है वो 6 से डिवाइड हो रहा है और 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 6 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो 12 को तो हमें ऊपर ही रखना पड़ेगा, हम 6 से ऊपर रखना पड़ेगा, 3 से, हाँ 3 से भी ऊपर और 6 से भी ऊपर। तो ये हो गया। इसके बाद 18, हम यदि 18 की बात करें तो 18 कुछ इस तरह से हो गया। 18 तो ये 9 भी इसको कवर कर रहा है और 3 और 6, हाँ 6 भी इसको कवर कर रहा है। 18 6 को भी कवर कर रहा है और 9 को भी कवर कर रहा है। उसके बाद अब आते हैं 24। तो 24 है, 12 से कवर हो रहा है, 12 कवर हो रहा है 24 से। उसके बाद 8 से। तो इसका कुछ हैश डायग्राम इस तरह से होगा। तो ये दोनों हैश डायग्राम हमने देखा। तो हैश डायग्राम बनाना बहुत ही आसान है। हैश डायग्राम बनाने के बाद अब हम आते हैं टोटली ऑर्डर्ड सेट और पार्शियली ऑर्डर्ड सेट के बीच में डिफरेंस। तो सबसे पहले हम टोटल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है उसके ऊपर आते हैं। ऑर्डर
रिलेशन, इसी को हम चेन बोलते हैं। इसका दूसरा टर्म है चेन। क्यों बोलते हैं वो भी हम देखते हैं। तो टोटल ऑर्डर रिलेशन कहता है कि ऐसा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को हम टोटल ऑर्डर बोलेंगे, इसमें हर एक दो पेयर एक दूसरे से कंपेरेबल हो, या तो ए इज लेस देन इक्वल टू बी हो या बी इज लेस देन इक्वल टू ए हो। तो टोटल ऑर्डर रिलेशन क्या होगा? अ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, partially ordered set is called totally ordered or a chain if A is less than equal to B or B is less than equal to A for all A B belongs to S। S के किसी भी दो एलिमेंट को ले लें तो या तो A लेस देन इक्वल टू B होना चाहिए या B लेस देन इक्वल टू A होना चाहिए। ठीक है। एक हम टर्म आते हैं कंपेरेबल। कंपेरेबल, लेट S be a पोसेट। ये पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है। हम सपोज करते हैं टू एलिमेंट्स A B belongs to S are said to be comparable if either A is less than equal to B और B is less than equal to A। तो दो एलिमेंट कंपेरेबल कब कहलाएगा? या तो A लेस देन इक्वल टू B हो या फिर B लेस देन इक्वल टू A हो, तब हम उसे कंपेरेबल बोलते हैं। इफ neither A is less than equal to B nor B is less than equal to A, then यदि नहीं A less than equal to B और नहीं B less than equal to A हो, then we say that A and B are not comparable। कंपेरेबल नहीं है। सिंबॉलिकली हम लिखते हैं, सिंबॉलिकली A इज पैरेलल टू B का साइन देते हैं, मतलब A और B को हम कंपेयर नहीं कर सकते कि ना ही A ना तो B से बड़ा है ना ही B A से बड़ा है। नाइदर A लेस देन इक्वल टू B नॉट B इज लेस देन इक्वल टू। तो यहाँ पर हम गौर करते हैं, यहाँ 2 और 3 जो है वो इनकम्पेरेबल है। ना ही 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, ना ही 3 लेस देन इक्वल टू 2 है। यहाँ पर रिलेशन क्या है? लेस देन इक्वल टू डिवीजन का। A डिवाइड्स B एंड B डिवाइड्स A। ना ही 2 3 को डिवाइड कर रहा है, ना ही 3 2 को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब है 2 एंड 3 आर इनकम्पेरेबल या नॉट कंपेरेबल। इसी तरह यहाँ पर 6 8 इनकम्पेरेबल है। यहाँ पर देख सकते हैं 3 10 इनकम्पेरेबल है, 3 5 इनकम्पेरेबल है। यहाँ पर 2 और 30 जो है ये कंपेरेबल है क्योंकि इनके बीच में एक नोड है। यदि इनके बीच में नोड नहीं है तब हम बोलते हैं कि यदि हम यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में उस पॉइंट पे किसी नोड के थ्रू नहीं पहुंच सकते तब वो इनकम्पेरेबल हो जाता है। जैसे 3 से हम 10 के ऊपर नहीं पहुंच सकते तो ये इनकम्पेरेबल हो गया। इनकम्पेरेबल बहुत आसान है, कंपेरेबल बहुत आसान है। कंपेयर होने के लिए आइदर A लेस देन इक्वल टू B या B लेस देन इक्वल टू A होना चाहिए। तो टोटल ऑर्डर रिलेशन या टोटल ऑर्डर रिलेशन क्या कहलाएगा? ऐसा रिलेशन जिसमें A आइदर A इज लेस देन इक्वल टू B और B इज लेस देन इक्वल टू A, तो उस रिलेशन को हम टोटल ऑर्डर रिलेशन बोलेंगे और ऐसा सेट को हम टोटली ऑर्डर्ड सेट बोलेंगे। तो ये जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2 एंड एग्जांपल नंबर 3, these are examples of partially ordered set which is not totally ordered। यदि हम क्वेश्चन पूछेंगे give an example of a partially ordered set which is not totally ordered, then these two are the examples। तो एग्जांपल हम लिखते हैं, show that a partial order या partially ordered set may not be totally ordered। टोटली ऑर्डर्ड को हम लीनियरली ऑर्डर्ड भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? लीनियरली
ऑर्डर्ड। ठीक है, क्योंकि जब हम इसका हैश डायग्राम बनाएंगे तो एक ऐसा ही स्ट्रेट लाइन बनता चला जाएगा, तो एक चेन के जैसा फील होता है, इसीलिए इसको हम चेन भी बोलते हैं। एक लाइन के जैसा, इसको हम लिनियरली ऑर्डर्ड सेट भी बोलते हैं। तो एक एग्जांपल देने के लिए कहा जा रहा है कि जो पार्शियली ऑर्डर्ड है लेकिन वो टोटली ऑर्डर्ड नहीं है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, हम कंसिडर करते हैं एस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 30, यानी कि ये क्या हो गया 1 2 3 5 6 10 15 30, ये हो गया। और रिलेशन क्या लेते हैं, लेस देन इक्वल टू हम कैसे डिफाइन करते हैं, ए इज लेस देन इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ ए डिवाइड्स बी इन एस। तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन इस रिलेशन के रिस्पेक्ट में ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, ये रिलेशन इस सेट के ऊपर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, यानी एफ ये हम ये हम शो कर चुके हैं। देन एस लेस देन इक्वल टू इज अ partially ordered set, is a poset है which is not totally ordered नहीं है, which is not totally ordered, as 2 is not, neither 2 is less than 3 as and 3 is less than 2, या फिर हम इसको सिंपली लिख सकते हैं 2 and 3 is uncomparable। एक भी पेयर मिल गया जहां पर कंपेरेबल नहीं है तो ये टोटली ऑर्डर्ड नहीं, वैसे इसमें एक से ज्यादा है, 2 और 3 पे कंपेरेबल नहीं, 2 5 भी नहीं है, 3 5 भी नहीं है, तो ये एक ऐसा एग्जांपल हो गया जो कि पार्शियल ऑर्डर तो है लेकिन ये टोटल ऑर्डर रिलेशन नहीं है।